नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की बत्ती हो गई गुल, सड़कों पर उतरे लोग और साथ छोड़कर भाग गया चीन। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि जम्मू में डोडा से रामबन जा रही बस से आईईडी बरामद, सेना, सीआरपीएफ और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि चीन के खिलाफ ऋषि सुनक सरकार का बड़ा एक्शन, सरकारी दफ्तरों में चीनी कैमरे लगाने पर लगा दिया गया रोक। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि नागरिकता कानून लागू नहीं होगा, ऐसा सपना देखने वाले कर रहे हैं भूल। और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता कानून लागू करने को लेकर दिया है बड़ा बयान। साथ ही साथ खबर में आगे बताएंगे कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे, जिसके बाद मध्य प्रदेश में गर्म आ गई सियासत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की बत्ती हो गई गुल, सड़कों पर उतरे लोग, साथ छोड़कर भागा चीन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में अब बिजली का संकट भी गहराने लगा है। पूरे पाकिस्तान में कई जगहों पर लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं हालात कि लोग अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कंप्लीट ब्लैकआउट, लोड शेडिंग, ट्रिपिंग और लो वोल्टेज के मुद्दे पर पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें कि लंबे समय से बिजली और गैस की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। लोड शेडिंग, ट्रिपिंग, लो वोल्टेज के अलावा लोगों को लंबे समय से नेचुरल गैस की अनियमित पूर्ति का भी सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया के मुताबिक लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन स्थिति फिर भी नहीं बदली है। तो दोस्तों, आज के ज़माने में भी बिजली और गैस के लिए तरस रहा है पाकिस्तान, और इसी के साथ उसका दोस्त कहे जाने वाला चीन भी साथ छोड़कर भाग चुका है। रुक करते हैं फिर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डोडा से रामबन जा रही थी बस, जिसमें आईईडी हो गया बरामद। जम्मू में सेना और सीआरपीएफ ने बम निरोधक दस्ता मौजूद कराकर पाकिस्तान की नापाक साजिश को कर दिया नाकाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू के रामबन में शुक्रवार को एक बस से भारी मात्रा में आईईडी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये बस डोडा से रामबन के लिए जा रही थी और इसी में संदिग्ध वस्तु रखी गई थी। नाके पर चेकिंग के दौरान बस से संदिग्ध पैकेट मिला है। जांच के दौरान सामने आया कि इस पैकेट में आईईडी रखा हुआ था। बम निरोधक दस्ते की टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया है। आईईडी का पैकेट मिलने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के मुताबिक बस से एक पैकेट बरामद हुआ है और इस पैकेट में क्या है ये शुरुआती तौर पर कहना मुश्किल था। पैकेट की जांच के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर बुलाया गया था। टीम ने जांच के बाद स्पष्ट किया कि पैकेट में आईईडी है। वहीं एसएसपी रामबन मोहित शर्मा ने बताया कि संदिग्ध वस्तु मिली है और इसी के साथ बीडीएस की टीम को बुलाया गया था और इसके साथ ही सेना, सीआरपीएफ भी मौके पर मौजूद है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने पैकेट को खोला और जांच में सामने आया है कि इस पैकेट में आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन के खिलाफ ऋषि सुनक का बेहद बड़ा एक्शन, सरकारी दफ्तरों में चीनी कैमरे लगाने पर लगा दी गई रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने चीन के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन ले लिया है और यूके सरकार ने तमाम सरकारी विभागों को आदेश दिया है कि तमाम सरकारी भवनों और संवेदनशील साइटों पर चीन द्वारा बनाए गए सर्विलांस कैमरे को लगाने पर रोक लगाई जाए। वहीं चीन कैमरे को लगाने वाली एक कंपनी को यूके सरकार ने फटकार भी लगाई है। चीन पर लगातार जासूसी करने के आरोप लगते रहे हैं और अब दुनिया के देशों ने चीनी जासूसी रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यूके की सरकार ने अपने आदेश में काफ़ी सख्ती के साथ चीनी कैमरों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा और इस आदेश के साथ ही यूके में काम करने वाली चीनी कंपनियों के खिलाफ सख्त निगरानी रखने का भी आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि जुलाई महीने में ब्रिटेन के 67 सांसदों और लॉर्ड्स के एक समूह ने लंदन से 2 कंपनियों द्वारा बनाए गए सर्विलांस उपकरणों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। अपील में कहा गया था कि ये चीनी कंपनियां चीन के शिनजियांग प्रांत से ऑपरेट होती हैं, जहां चीन की सरकार उइघुर मुसलमानों से अत्याचार करती है और इसके बाद सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए इन कंपनियों के उत्पादों पर एक मुश्त प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नागरिकता कानून नहीं होगा लागू, ऐसा सपना देखने वाले कर रहे हैं भूल, अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों,
चुनावी माहौल के बीच नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कि CAA को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से इस मामले को हवा देने का काम कर दिया है और एक इंटरव्यू में अमित शाह ने साफ कहा है कि जिन लोगों को लग रहा है कि सरकार ने CAA को ठंडे बस्ते में डाल दिया है वो गलत है, लोग इसे लेकर कंफ्यूजन में ना रहें। दोस्तों आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि CAA एक वास्तविकता है और इस देश का कानून है, इसे लागू नहीं होने को लेकर सपना देखने वाले भूल कर रहे हैं। गृह मंत्री ने नागरिकता कानून को लागू करने में हो रही देरी को लेकर कहा कि हमें इसे लेकर नियम बनाने होंगे। कोरोना के चलते ये लागू नहीं हो पाया था, लेकिन अब कोरोना खत्म हो रहा है और अब इस पर काम होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमित शाह ने पहली बार ये कहा हो, इससे पहले भी अपने कई भाषण में अमित शाह नागरिकता कानूनों को लागू करने के लिए उसका जिक्र कर चुके हैं और इस कार्यक्रम के दौरान अमित शाह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी सवाल पूछा गया था, जिस पर गृहमंत्री ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में है, इसीलिए इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि अयोध्या के फैसले के बाद जो विवाद सामने आया है उसमें इस कानून को लेकर चुनौती सामने आई है। मैं मानता हूं कि हर कानून अदालत की लीगल स्क्रूटनी के पास होना चाहिए और सरकार इस पर अपना जवाब दाखिल करेगी। चीन को लेकर अमित शाह ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद काफी पुराना है। आज जो सवाल उठा रहे हैं उनके समय में चीन में 1 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि चली गई। उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। जहां तक कि हमारी सरकार की बात है तो हम कटिबद्ध हैं कि 1 इंच जमीन भी विदेशी देश के कब्जे में नहीं जा सकती। इस इंटरव्यू के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी के मिशन साउथ को लेकर कहा कि इस बार वहां बीजेपी की एंट्री होगी और बीजेपी की तेलंगाना में सरकार बनेगी। मैं जमीनी नब्ज को पहचानता हूं, जानता हूं कि बदलाव होने वाला है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का दावा। मध्य प्रदेश में गर्मा गई सियासत। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित तौर पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना ये भारत जोड़ना है या भारत को तोड़ने वालों को साथ जोड़ना है। पहले भी भारत जोड़ा है क्या, फिर भारत तोड़ने का इरादा है। और दोस्तों आपको बता दें कि CM चौहान ने लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर यात्रा के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। निश्चित रूप से लगातार राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग को इकट्ठा करने के लिए यह यात्रा निकाल रहे हैं और कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वाली लड़की को गले लगाने वाली बात हो, कभी पादरी को गले लगाने वाली बात हो जिसने हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण कराया हो, कन्हैया कुमार जिसने अफजल हम शर्मिंदा है वाले नारे लगाकर देश में आतंकियों को संरक्षण देने का काम किया हो, ऐसे कन्हैया कुमार को साथ में लेकर चलने वाली बात हो, वीर सावरकर जैसे महापुरुष के खिलाफ बात कर हजारों क्रांतिकारियों का मजाक उड़ाने की बात हो। उन्होंने आगे कहा कि लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं और जिस प्रकार से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, ये कहीं यात्रा पाकिस्तान के इशारे पर तो नहीं निकाल रहे राहुल गांधी, या राहुल गांधी की यात्रा का स्पॉन्सरशिप पाकिस्तान से तो नहीं। क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे? क्या फंडिंग वहां से हो रही है? क्या राहुल गांधी पर पहले भी इल्जाम लगते आए हैं कि वो चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में मिलकर आए हैं और किसी राष्ट्र की एजेंट के साथ पब में उन्होंने मुलाकात की है और अब उनके बगल में खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हर गरीब को मकान, 1600 स्मार्ट स्कूल, बीजेपी ने संकल्प पत्र में किए कई वादे। जी हाँ दोस्तों, MCD इलेक्शन से बड़ी खबर। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और इसी बीच बीजेपी ने शुक्रवार को संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और 7 सांसद मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हर गरीब को मकान देने का सपना पूरा करेंगे, जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे और बीजेपी ने 12 सूत्रीय संकल्प पत्र तैयार किया है और इसमें ऐलान किया गया है कि निगम के 1600 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। प्रदूषण खत्म करने के लिए निगम पूर्ण सहयोग करेगा और दिल्ली को सस्टेनेबल एंड ग्रीन सिटी बनाया जाएगा। 2 साल में 4 और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को स्थापित करेंगे। पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सभी पार्कों में 1000 स्थायी छठ घाट और वाटर बॉडीज स्थापित की जाएगी। दिल्ली और आसपास 6 थीम आधारित पार्क स्थापित किए जाएंगे। निगम के कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पार्किंग के लिए हर जोन में 2 मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था होगी और 2027 तक हर जोन में मल्टी लेवल पार्किंग होगी और सभी पार्कों में 10,000 ओपन जिम
और योगा हट स्थापित किए जाएंगे। हर गरीब को मकान देने का सपना पूरा करेंगे। जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे और झुग्गी बस्तियों को एमसीडी द्वारा संचालित डिस्पेंसरी, मैटरनिटी वार्ड और स्कूलों की सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूके में एक्शन पर भारतीय सेना के बयान से घबराई पाकिस्तानी सेना, अलापा शांति का राग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान सेना की तरफ से भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के एक बयान पर प्रतिक्रिया दी गई है। पाकिस्तान सेना की तरफ से कहा गया है कि भारतीय सेना के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से आने वाला ऐसा अवांछित बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग ISPR की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी के बयान की निंदा की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा था कि अगर भारत सरकार की तरफ से आदेश दिया गया तो फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी वापस ले लेगी। जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा था कि अगर पाकिस्तान की सेना ने युद्ध विराम समझौते को तोड़ने का प्रयास किया तो फिर उसे करारा जवाब दिया जाएगा। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 13 मिनट में बीजिंग और 2.5 मिनट में इस्लामाबाद हो जाएगा तबाह। अग्नि 3 पहुंच जाएगी इन दोनों ही जगह पर और परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है ये मिसाइल। जी हां दोस्तों, भारत की ताकत बढ़ी है। उड़ीसा के अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड पर अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। 11 साल हो चुके हैं इस मिसाइल को सेना में शामिल हुए और ये एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि पारंपरिक और थर्मोबैरिक हथियारों से भी हमला कर सकती है और इसमें एक साथ कई टारगेट पर हमला करने वाली तकनीक MIRV जैसी ही समान टेक्नोलॉजी है। अग्नि 3 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत उसकी गति है, लेकिन उससे पहले हम इसकी रेंज की बात करते हैं और इस मिसाइल की रेंज 3 से 5,000 किलोमीटर बताई जाती है। यानी हथियार का वजन कम या ज़्यादा करके रेंज को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। 3 से 5,000 किलोमीटर की रेंज यानी चीन का बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अरब देश, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे कई देश इसकी जद में है। यानी आप चारों तरफ अपनी सुरक्षा के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जनरल बाजवा ने जाते जाते खोल दी अपनी ही सेना की पोल, कहा 70 साल से सियासत करती रही फौज। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और उनके पहले बुधवार को उन्होंने फेयरवेल स्पीच दी और इस भाषण में जनरल बाजवा ने साफ गोई दिखाते हुए माना कि मुल्क की सियासत में फौज 70 साल से दखल अंदाजी करती रही लेकिन अब नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने दावा किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रूसी तेल पर प्राइस कैप हो गया है तय। भारत पर क्या पड़ेगा असर, ये आपको बता दें दोस्तों कि रूसी तेल पर प्राइस कैप की कीमत $65 से $70 प्रति बैरल हो सकती है। दोस्तों, सस्ते दामों में भारत को तेल बेच रहे रूस पर नकेल कसने के लिए G7 समूह और यूरोपीय यूनियन जल्द ही प्राइस कैप का ऐलान करने वाला है। ऐसे में इसका असर भारत पर पड़ सकता है। प्राइस कैप पर मंजूरी के लिए यूरोपियन यूनियन में शामिल सभी देशों के राजदूत ने बुधवार को बैठक की और इसमें प्राइस कैप लेवल का प्रस्ताव भी रखा। मंजूरी मिलते ही प्राइस कैप की घोषणा की जा सकती है और सूत्र के अनुसार यूरोपीय यूनियन रूसी कच्चे तेल की कीमत $65 से $70 प्रति बैरल के बीच कैपिंग पर विचार कर रहा है। यानी रूस इससे सस्ता या महंगा तेल नहीं बेच पाएगा। अगर इस प्राइस कैप को मंजूरी मिलती है तो ये कैंपिंग सीमा रूस की उत्पादन लागत से अधिक होगी। फिलहाल रूस अपने कच्चे तेल को छूट पर बेच रहा है और इस प्राइस कैप में उसके व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार G7 के भी ज्यादातर सदस्य देश $65 से $70 प्रति बैरल के प्राइस कैप पर सहमत नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ सदस्य देश इस प्राइस कैप को बहुत अधिक बता रहे हैं। इस प्राइस कैप यूक्रेन युद्ध के शुरुआती समय की औसत कीमत के लगभग बराबर है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या में 108 एकड़ में होगा राम जन्मभूमि परिसर का विस्तार और इस कारण लिया गया यह निर्णय। जी हाँ दोस्तों, राम जन्मभूमि परिसर 108 एकड़ का होगा और अभी यह परिसर 75 एकड़ के करीब है और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मंदिर और उससे जुड़े निर्माण के लिए 67.77 एकड़ से कुछ अधिक भूमि प्राप्त हुई। ट्रस्ट को इसके बाद मंदिर को अधिकाधिक भव्यता देने के हिसाब से कुछ और भूमि की आवश्यकता महसूस हुई और इसी आवश्यकता के अनुरूप तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गत 2-2.5 वर्ष से परिसर को विस्तार देने में लगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव विधायक और सरकार बनाने का नहीं, गुजरात इलेक्शन अगले 25 सालों के लिए गुजरात का भविष्य तय करेगा। पीएम मोदी ने रैली में दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है और गुरुवार को एक बार
बार फिर पीएम मोदी ने बनासकांठा के पालनपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर जहां जमकर निशाना साधा, वहीं बीजेपी सरकार में किए गए विकास कार्यों की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात का आगामी विधानसभा चुनाव न तो विधायक और न ही सरकार चुनने को लेकर है, बल्कि ये अगले 25 साल के लिए राज्य की किस्मत तय करने को लेकर है। बनासकांठा जिले के पालनपुर में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र और गुजरात की सरकारों ने राज्य में विकास के बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अब समय लंबी छलांग लगाने का है। मोदी ने कहा कि एक मजबूत सरकार बनाने के लिए मुझे आपका समर्थन चाहिए और आप लोगों को मुझे अपनी समस्याएं बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहीं पला बढ़ा हूं और मुद्दों को अच्छी तरह से समझता हूं। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप बनासकांठा जिले की सभी सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करें। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बताया गद्दार, बोले कभी नहीं बन सकेंगे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विवाद दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। गहलोत ने गुरुवार को सचिन पायलट को गद्दार बता दिया। सचिन पायलट पर हाल फिलहाल में गहलोत का ये सबसे बड़ा हमला है और कुछ समय से गहलोत सीधे सचिन पायलट से जुड़े सवालों के जवाब देने से बच रहे थे। पायलट को गद्दार बताते हुए गहलोत ने कहा कि वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए प्रतिबद्ध। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है और इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी समान नागरिक संहिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन बहस और चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि जनसंघ के दिनों से ही देश की जनता से बीजेपी ने ये वादा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, संविधान सभा ने भी संसद और राज्यों को उचित समय पर यूसीसी लाने की सलाह दी थी, क्योंकि किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश के लिए कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। यदि देश और राज्य धर्मनिरपेक्ष है तो कानून धर्म पर आधारित कैसे हो सकते हैं, और हर किसी के लिए संसद या राज्य विधानसभाओं से पारित एक कानून होना चाहिए। अमित शाह ने टाइम्स नाउ समिट में दावा किया कि संविधान सभा की प्रतिबद्धता को समय के साथ भुला दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर कोई अन्य पार्टी समान नागरिक संहिता के पक्ष में नहीं है। लोकतंत्र में बहस जरूरी है और इस मुद्दे पर खुली और हेल्दी डिबेट की जरूरत है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। माफियाओं का काल बन गई योगी सरकार, 64 अपराधियों की 2524 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त, या चला बुलडोजर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफियाओं पर अच्छी खासी नकेल कसी है। ताजा आंकड़ों में जानकारी सामने आई है। प्रेस नोट में कहा गया है कि 197 माफियाओं और उनके सहयोगियों पर गुंडा एक्ट लगा है, 405 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा है और 16 के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की विस्तृत जानकारी सामने आई है। सीएम योगी द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किए जाने के उद्देश्य से एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसके तहत यूपी शासन पुलिस महानिदेशक यूपी के स्तर पर प्रदेश के 62 माफियाओं को चिन्हित किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रोजगार और घरों के लिए मिल सकता है 50% ज्यादा पैसा, मोदी सरकार 2.0 के आखिरी बजट में गांव पर है फोकस। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले साल 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगी और मंत्रालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च 50% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। बड़ी रकम का इस्तेमाल कोरोना महामारी के मद्देनजर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए किया जाएगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.36 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हालांकि ये खर्च बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस को 12 विधानसभा हलकों में भीतरघात का डर, बड़ी सर्जरी की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बताते हैं कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव के बाद सभी को नतीजों का इंतजार है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। बावजूद इसके पार्टी को 12 विधानसभा हलकों में भीतरघात का डर सता रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने मतदान के बाद सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की थी और कुछ स्थानों से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपने नेताओं की पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव में काम करने की शिकायत की है। पार्टी को अब भीतरघात का डर सता रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इमरान खान के दुश्मन को शहबाज ने बनाया पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने काफ़ी आशंकाओं और अफवाहों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को देश का अगला सेना प्रमुख चुना है। सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब की तरफ से ऐलान किया गया है कि पीएम ने अपने पास मौजूद शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को सेना प्रमुख के तौर पर चुना है। मुनीर 29 नवंबर को रिटायर होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे और जनरल मुनीर के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, मरियम औरंगजेब के मुताबिक राष्ट्रपति आरिफ अलवी को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और इससे जुड़ा विवरण भी उन्हें भेज दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल सितंबर 2022 में रिटायर भी होने वाले थे, लेकिन उनका कार्यकाल बढ़ाकर 27 नवंबर तक किया गया था। अब ये तय हो चुका है कि अगले 3 साल के लिए वो सेना प्रमुख के पद पर रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन ने नेपाल की 10 जगहों पर 36 हेक्टेयर जमीन पर कर लिया कब्जा। रिपोर्ट में हुआ ये बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल की उत्तरी सीमा पर चीन की सलामी टुकड़ा रणनीति का नतीजा ये हुआ कि चीन ने उत्तरी नेपाल की सीमा पर 10 जगहों पर 36 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। नेपाल के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी सर्वे दस्तावेज में इस बात का खुलासा किया गया है। और दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत ने किया अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। पाकिस्तान व आधा चीन है इसकी जद में। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बुधवार को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम से मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये परीक्षण सामरिक बल कमान की देखरेख में किए गए नियमित प्रशिक्षण प्रक्षेपण का हिस्सा था। बयान के अनुसार प्रक्षेपण पूर्व निर्धारित सीमा के लिए किया गया था। मिसाइल का परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा और ये विभिन्न मानकों पर खड़ा उतरा। और बयान के अनुसार प्रक्षेपण पूर्व निर्धारित सीमा के लिए किया गया था। मिसाइल का परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा और ये विभिन्न मानकों पर खड़ी उतरी। दोस्तों, अग्नि श्रेणी की मिसाइलों में अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर, 2 की रेंज 2000 किलोमीटर, 3 की रेंज 3000 किलोमीटर, जबकि अग्नि 4 की रेंज 4000 किलोमीटर और 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ के सूत्रों ने कहा कि 700 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 1 का इस्तेमाल कम से कम 220 किलोमीटर के लक्ष्य को भेदने के लिए किया जा सकता है, जो पृथ्वी श्रेणी की मिसाइलों द्वारा कवर की गई रेंज को कवर करने में मदद करेगी, जो कि 150 किलोमीटर से 350 किलोमीटर के बीच लक्ष्य को भेद सकती है।